दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ जो इनमें मिलाया जाता है वो होते हैं झाग स्थायी कारक या हम कहें फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। क्योंकि ये जो पूरी विधि है उसमें फोम यानी कि फ्रोथ जो है या झाग है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हम जानते हैं कि झाग बनाने पर बहुत जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी ही वो समाप्त भी हो जाती है, और इसलिए पूरी प्रोसेस के दौरान झाग बनी रहे इसके लिए यहाँ पर झाग स्थायी कारक मिलाए जाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से होते हैं एनिलीन जिसका सूत्र आप जानते हैं C6H5NH2, या फिर यहाँ पर मिलाया जाता है इनमें क्रेसॉल जो कि आर्थो मेथाइल फिनॉल होता है। तो इस तरह से इनका उपयोग हम झाग स्थायी कारक के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरी प्रोसेस होती है फेन प्लवन विधि में वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ा कंटेनर होता है जिसमें हम चूर्णित ओर को, चूर्णित जो भी हमारा अयस्क है उसे बारीक पीस कर जल के साथ इसका घोल बनाकर इसमें ले लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम मिलाते हैं कोई भी ऑयल यानी कि संग्राही, और साथ ही साथ यहाँ पर हम फेन स्थायी कारक जो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स हैं उनको भी मिला देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर संग्राही मिलाते हैं इनका काम होता है तो ये सारे जो अयस्क पार्टिकल्स हैं उनके चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं, तथा चूंकि ये हल्के होते हैं और इसलिए ये ऊपर लेयर बनाते हैं। दूसरी ओर जो गैंग या मैट्रिक्स होते हैं वो जल स्नेही होते हैं, जल में भीग जाते हैं, और इसकी वजह से ये नीचे जाकर जो कंटेनर है उसके नीचे जाकर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इनके बीच में एक रोटेटर या घूर्णी लगी होती है और जिसमें कि नीचे ब्लेड लगे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लस्सी बनाते हैं तो वहाँ पर हम मथानी से इसे मथते हैं, तो जैसे ही मथते हैं वहाँ पर एयर जाती है और एयर बबल्स बनने लगते हैं और एयर बबल्स हल्के होते हैं और इसलिए ये ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ही ये रोटेटर तेजी से घूमता है, ये वायु का आने का यहाँ पर स्थान होता है, तो वायु अंदर की तरफ यहाँ पर खिंच जाती है, और जैसे ही वायु अंदर आती है तेजी से यहाँ पर झाग बनना, बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और चूंकि जो बबल्स होते हैं, झाग होती है, ये हल्की होती है तो ये ऊपर की तरफ जाती है, और जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो अपने साथ तेल में भीगे हुए अयस्क के पार्टिकल्स को भी ऊपर ले जाती है। जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं तो इन्हें भिन्न भिन्न संयंत्रों में इनके पृथक्करण की भिन्न भिन्न तकनीक होती है। कहीं पर इन्हें छन्नों के द्वारा छानकर अलग किया जाता है, तो कहीं पर यहाँ पर जो पूरी फ्रोथ झाग होती है उसके निष्कासन के लिए एक पाइप होती है और इसे दूसरे एक कंटेनर में एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस तरह से पूरे झाग के साथ या फेन के साथ ये पूरा जो अयस्क है वह भी दूसरे कंटेनर में पहुंच जाता है। फिर इन अयस्कों को अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है तथा इस तरह से शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जिनके द्वारा हम प्रायः सल्फाइड अयस्कों का सेपरेशन करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यदि अयस्क में एक से अधिक धातुओं के सल्फाइड उपस्थित हों तो भी फेन प्लवन विधि के द्वारा इन्हें एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। इसके लिए जल या फिर तेल, इनकी मात्रा को सही तरीके से संयोजित किया जाता है, या फिर इसके लिए हम एक बाहरी पदार्थ जिसे हम अवनमक कहते हैं या हम जिसे डिप्रेसेंट कहते हैं, इसका उपयोग करके हम इन्हें एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अयस्क में जिंक का सल्फाइड तथा लेड का सल्फाइड दोनों ही वहाँ पर उपस्थित हों, तो उसके लिए हम सोडियम साइनाइड ये डिप्रेसेंट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम साइनाइड होता है वह
दोनों में से एक यानी कि जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और यह जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह जल से भीगता है, और जल से जिस तरह से गैंग जल से भीगकर नीचे चली जाती है उसी तरह से यह भी जल से भीगकर नीचे चला जाता है। जबकि जो दूसरा सल्फाइड अयस्क है यानी कि लेड का सल्फाइड है वह जल विरागी होता है जो तेल से भीगता है और यह झाग के साथ ऊपर आता है, और इस तरह से लेड के सल्फाइड को हम जिंक के सल्फाइड से पृथक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी डिप्रेजेंट का उपयोग करके दो भिन्न भिन्न धातुओं के सल्फाइड में से केवल एक धातु अयस्क को पृथक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अयस्कों के सांद्रण की जो चौथी विधि है वह है निक्षालन, या जिसे हम कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस, यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलेय हो तो इस विधि का उपयोग किया जाता है, और यह विधि बहुत सारे अयस्कों के लिए जैसे कि एल्यूमिनियम के अयस्क के बॉक्साइट के लिए, सिल्वर, गोल्ड या कॉपर, इन सभी के अयस्कों के पृथक्करण के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें हम एक महत्वपूर्ण लीचिंग एजेंट का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिना के निक्षालन की विधि, और यह विधि कहलाती है बेयर्स प्रोसेस। इसमें हम जो मुख्य इसमें क्रिया होती है उसमें जो भी अयस्क या गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लीचिंग एजेंट के साथ गर्म करते हैं, जिसमें से जो लीचिंग एजेंट है उनमें से किसी एक के साथ क्रिया करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जबकि जो दूसरा पदार्थ है गैंग या मैट्रिक्स है वो वहाँ से अलग प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए जो बॉक्साइट अयस्क होते हैं, बॉक्साइट अयस्क का सूत्र होता है Al2O3XH2O। इस बॉक्साइट अयस्क में इसकी के लिए जो हम लीचिंग एजेंट उपयोग में लाते हैं वह होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं यानी कि जो बॉक्साइट अयस्क होता है उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वह मुख्य रूप से आयरन के ऑक्साइड यानी कि हेमेटाइट होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ये रूटाइल इसमें अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी दो तीन चीज़ों का उपयोग करेंगे, एक तो होगा विलायक या जिसे हम लीचिंग एजेंट कहेंगे, और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। दूसरी ओर यहाँ पर तापमान का भी, क्योंकि गर्म करना होता है इसलिए तापमान भी महत्वपूर्ण होता है, और इसके लिए जो तापमान है वो 473 से 523 केल्विन का रखा जाता है। साथ ही साथ एक दाब की भी उचित मात्रा रखी जाती है जो कि लगभग 35 से 36 बार होता है। तो इस तरह से ताप दाब की सही कंडीशन में एक उचित लीचिंग एजेंट का उपयोग करके हम जो अयस्क का चूर्णित अयस्क होता है उसकी क्रिया हम विलायक के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर जब हम बॉक्साइट अयस्क को लेते हैं तो ये बॉक्साइट अयस्क जिसमें कि एल्यूमिना Al2O3 होता है वह इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाती है, और यह जो है वह एल्यूमिनेट विलयन में विलय होकर विलयन के रूप में चला जाता है। साथ ही साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं वह यहाँ पर अविलेय रहती हैं जिन्हें छानकर पृथक कर लिया जाता है, लेकिन एक अशुद्धि जो सिलिका होती है SiO2 वह भी इस विलायक में घुल जाती है सोडियम सिलिकेट के रूप में। यानी कि जो अविलेय अशुद्धियाँ हैं वो तो यहाँ पर अलग हो जाती हैं, लेकिन एक विलेय अशुद्धि जो कि सोडियम सिलिकेट के रूप में होती है वह यहाँ पर अभी भी विलयन में उपस्थित होती है। तो इस तरह से अब ये जो विलयन प्राप्त होता है उसे छानकर अविलेय अशुद्धियों को पृथक कर लिया जाता है, जबकि जो विलयन होता है अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है यहाँ पर एल्यूमिना जो है वह हाइड्रेटेड एल्यूमिना के रूप में पृथक हो जाता है, जिसका सूत्र होता है Al2O3XH2O। साथ ही साथ अब यहाँ पर चूंकि जो सिलिकेट है
सोडियम सिलिकेट है उसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती है और इसलिए यह जो है विलयन में ही रहता है और इस तरह से जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में, इसे छानकर पृथक कर लिया जाता है। तो इस तरह से जब ये पृथक हो जाता है उसके बाद इसे सुखा लिया जाता है और इस तरह से जब सुखाकर गर्म किया जाता है तो गर्म करने से इसमें जो हाइड्रेटेड वाटर होता है वह भी पृथक हो जाता है और इस तरह से हमें सूखा केवल एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त हो जाता है, जिसका हम आगे उपयोग करके धातु निष्कर्षण में करते हैं। यदि रेड बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, रेड बॉक्साइड में हम जानते हैं कि मुख्य रूप से जो गैंग होते हैं वो आयरन के ऑक्साइड होते हैं और इसके लिए जो लीचिंग एजेंट उपयोग में लाया जाता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से यहाँ पर हम एल्यूमिनियम से जो पुनः उसी तरह से जिस तरह से हमने एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड एल्यूमिना से अशुद्धियों को पृथक किया था, उसी तरह से इस विधि के द्वारा हम यहाँ पर जो रेड बॉक्साइड है उससे हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को पृथक कर लेते हैं। इसके बाद यदि यहाँ पर वाइट बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है तो वाइट बॉक्साइड में मुख्य रूप से सिलिका अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। तो उसके लिए जो लीचिंग एजेंट होता है वो यहाँ पर कोक और नाइट्रोजन गैस उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं Al2O3, उसकी क्रिया जब कोक और नाइट्रोजन गैस से होती है तो एल्यूमिनियम यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इसके फलस्वरूप जब इसका जल से क्रिया होती है आगे तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन है वो यहाँ अमोनिया में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाती है। और इस तरह से हम इस निक्षालन विधि के द्वारा एल्यूमिनियम के ऑक्साइडों का या एल्यूमिनियम के अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने कहा कि ये जो निक्षालन विधि है वह सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं के ऑक्साइडों का पृथक्करण या सांद्रण करने के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर यदि हमें चांदी या सोने के अयस्कों का पृथक्करण करना होता है, सांद्रण करना होता है, तो इसके लिए जो लीचिंग एजेंट उपयोग में लाते हैं वह होता है सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड। और इसीलिए ये जो विधि कहलाती है इसे मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड विधि कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और यह सिल्वर और गोल्ड के सांद्रण के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस विधि में जो धातुओं का निक्षालन या लीचिंग करना होता है इसके लिए चूर्णित अयस्क ले लिया जाता है। इसकी क्रिया जब लीचिंग एजेंट सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं, साथ ही यहाँ पर क्योंकि चूर्णित अयस्क का विलयन लिया जाता है तो यहाँ पर जल भी होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वायु की उपस्थिति रखी जाती है ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, जो सिल्वर है Ag प्लस सोडियम साइनाइड प्लस H2O प्लस O2, जब इनकी क्रिया होती है तो यहाँ पर जो सिल्वर है वह एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये NaMCN, M की जगह पर हम सिल्वर रख सकते हैं या गोल्ड से रख सकते हैं। तो या जैसे हमने यहाँ पर सिल्वर लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा AgCN होल ट्वाइस। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका नाम हो जाएगा सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और ये जैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है यह विलयन के रूप में विलयन में विलय हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार से जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसका अब द्वितीय पद में हम प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा या हम कहें कि धातु विस्थापन क्रिया के द्वारा हम इससे जो अयस्क है उसके का निक्षालन कर लेते हैं। तो यहाँ पर या हम कह लें कि उससे जो भी धातु का अयस्क हमने लिया है सिल्वर या गोल्ड, तो उससे अधिक ऐसी सक्रिय धातु का उपयोग करते हैं जो कि इन धातुओं का अपचयन कर दे, स्वयं ऑक्सीकृत हो ले और इनका अपचयन कर दे। तो इसके लिए यहाँ पर यदि हमें सिल्वर का रिडक्शन करना होता है तो हम
को उसके लिए उसके अधिक सक्रिय धातु जिंक का उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें विलयन में कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, जब इसकी क्रिया हम इसमें विलयन में जिंक आयन डालते हैं, जिंक डालते हैं, तो ये जो जिंक है वह सिल्वर को वहाँ से अपचयित करके वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, उसे रिड्यूस कर देता है सिल्वर धातु के रूप में, तथा स्वयं वो विलयन में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और इस प्रकार से जो नया कॉम्प्लेक्स बनता है वो हो जाता है सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट। और इस तरह से जो बाकी जो जहाँ से सिल्वर होती है वह सिल्वर धातु के रूप में यहाँ पर पृथक हो जाती है। तो इस तरह से हम गोल्ड को भी इसका निक्षालन कर लेते हैं। गोल्ड के लिए यदि हमने लिया है तो गोल्ड में यहाँ पर यदि कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो भी ओर है उसकी क्रिया हम जलीय माध्यम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मान लीजिए हम सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं, तो वहाँ पर हमें पोटेशियम डाइसाइनो ऑरेट यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा, और जो कि यहाँ पर साइनाइड के रूप में जब इसकी क्रिया हम जिंक से कराएंगे तो यहाँ से हमें जो गोल्ड है वह पृथक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से निक्षालन विधि के द्वारा हम एल्यूमिनियम, गोल्ड या सिल्वर को इनके अयस्कों से सांद्रित कर लेते हैं। तो इसके पश्चात ये सभी सांद्रण की विधियाँ जान लेने के पश्चात अब हम धातुकर्मी प्रक्रम के द्वितीय पद की ओर चलते हैं। जो द्वितीय पद है वह सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। मेटलर्जी धातुकर्मी प्रक्रम का द्वितीय पद है सांद्रित अयस्क से अशोधित धातु को प्राप्त करना। धातु निष्कर्षण के लिए सांद्रित अयस्क को पहले उस रूप में परिवर्तित किया जाता है जिस रूप में इनका अपचयन करना सरल हो। इसीलिए प्रायः सल्फाइड अयस्कों को या फिर कार्बोनेट, सल्फेट या फास्फेट अयस्कों को पहले इनके ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि इनको ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाने के पश्चात इनका अपचयन करना काफ़ी सरल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण की जो विधि है वह दो पदों में बांटी गई है। इसमें जो पहला पद होता है, सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण के दो पद होते हैं। पहला पद है ऑक्साइड में परिवर्तन और दूसरा पद है ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। तो पहले देखते हैं अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन ऊष्मागतिकीय रूप से भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम मान लीजिए हमारे पास सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्क को यदि हम सीधे ही अपचयित करते हैं तो यहाँ पर हमें जो सल्फाइड अयस्क है वो कार्बन के साथ जो सल्फर है वो कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाती है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें मेटल प्राप्त होती है। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड बन रही है यह उतनी वोलेटाइल नहीं होती, उतनी वाष्पशील नहीं होती, अतः इससे जो अशुद्धि है वह जो हमें धातु प्राप्त हो रही है वह उतनी शुद्ध प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर यदि हम इसी जो मेटल सल्फाइड होते हैं यदि हम उसका पहले ऑक्सीकरण कर लें तो जो मेटल है वह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, और उसके बाद जब हम उसका अपचयन करते हैं तो यहाँ पर जो कोक के साथ अपचयन करेंगे तो जो मेटल के साथ ऑक्सीजन होता है वह कोक के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तथा जो धातु है वो वहाँ पर पृथक हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो सीधे रिडक्शन से जो कार्बन डाइसल्फाइड बनती है उसकी तुलना में ज़्यादा वोलेटाइल होती है, आसानी से बाहर निकल जाती है, और इसीलिए यहाँ पर इस प्रोसेस में जो डेल्टा जी का मान होता है वह भी नेगेटिव होता है, जबकि डायरेक्ट यदि हम सल्फाइड अयस्कों का अपचयन करते हैं तो उसके लिए डेल्टा जी का मान कम ऋणात्मक होता है। और हम जानते हैं कि वह अभिक्रिया तेजी से या तीव्र गति से होती है जिसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है, या हम कहें वह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है जिसके लिए डेल्टा जी का मान कम होता है।
तो यही कारण है कि पहले जो भी अयस्क अपने किसी भी रूप में हो, पहले उसे हम उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और फिर उसके बाद उस ऑक्साइड का धातु में अपचयन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो विधि है वो भी दो प्रकार की होती है। एक है निस्तापन। निस्तापन क्रिया का उपयोग प्रायः हाइड्रेटेड ऑक्साइड अयस्कों के लिए तथा कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। तो इसके लिए जो भी अयस्क हमारे पास होता है उसको हम अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो भी वोलेटाइल अशुद्धि होती है, जैसे कि हाइड्रेटेड अयस्क है तो उसमें जो हाइड्रेटेड वाटर होता है वो यहाँ पर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है तथा जो अयस्क होता है वह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर हम देखें कि जब निस्तापन की क्रिया होती है तो वायु की सीमित मात्रा रखी जाती है, बहुत अधिक वायु की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए यहाँ पर जो परावर्तनी भट्टी उपयोग में लाई जाती है, पहले उसको बिना अयस्क रखे हुए खाली ही फर्नेस को काफ़ी गर्म किया जाता है। जब पूरी फर्नेस गर्म हो जाती है तो वहाँ पर उसमें जो वायु होती है गर्म होकर बाहर निकल जाती है और बहुत ही कम वायु वहाँ पर बचती है। तो इस तरह से फिर इस जो फर्नेस है इसमें परावर्तनी भट्टी में हम अयस्क को रखते हैं और उस वायु की सीमित मात्रा में साथ ही साथ उसको जो अयस्क है उसको इतना गर्म करते हैं कि वह गलने ना पाए, यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ताप तक इनको गर्म किया जाता है। क्योंकि यदि इनको बहुत अधिक गर्म कर दिया जाए और धातु पिघल जाती है, अयस्क पिघल जाती है, तो यह फिर बहकर वहाँ से हट जाएगी, दूर चली जाएगी और इस तरह से जो हमारा अयस्क है वह हम उसे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर निस्तापन की जो क्रिया होती है, कैल्सिनेशन प्रोसेस जो होती है, उसमें परावर्तनी भट्टी में अयस्क को कम वायु में या सीमित मात्रा में यहाँ पर गर्म किया जाता है, जिससे जो वोलेटाइल अशुद्धियाँ हैं वो निकल जाती हैं और जो अयस्क है वह यहाँ पर अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया है आयरन का ऑक्साइड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो Fe2O3 यहाँ पर XH2O। तो ये जो यहाँ पर हाइड्रेटेड वाटर है वह गर्म होकर वाष्प के रूप में बाहर हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि कार्बोनेट अयस्क है, जैसे कि यहाँ पर लिया हमने जिंक कार्बोनेट, तो यह इसमें जो कार्बोनेट है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी तरह से हमने जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, धातु जो है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि जो कार्बोनेट होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो कार्बोनेट अयस्क हैं या हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं वो सभी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो दूसरी विधि है जो कि सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है, वह विधि है भर्जन या रोस्टिंग। तो इस विधि में भर्जन की प्रक्रिया में यह भी परावर्तनी भट्टी में ही कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, वायु की मात्रा पर्याप्त रखी जाती है। तो यहाँ पर अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में तथा गलनांक से कम तापमान पर इन्हें गर्म किया जाता है। तो जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनकी वायु से क्रिया होती है और ये जो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो सल्फर होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है और ये सल्फर डाइऑक्साइड वोलेटाइल है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड,
जिसका सूत्र होता है Zn(S), जब इसकी वायु के साथ क्रिया होती है तो ZnO बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी तरह से हम ले सकते हैं गैलेना लेड का सल्फाइड PbS, और जब इसकी क्रिया होती है, इसे वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपने लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर कॉपर ग्लैंस भी ले सकते हैं, Cu2S, तो यह भी यहाँ पर जो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा जो हमारे पास सांद्रित अयस्क होता है उनको उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि जो कॉपर ग्लैंस होते हैं उसमें अशुद्धि के रूप में आयरन के ऑक्साइड भी मौजूद होते हैं, तो उसे दूर करने के लिए यहाँ पर सिलिका का उपयोग किया जाता है, जिससे जो आयरन है, लोहा है, वह सिलिकेट के रूप में पृथक हो जाती है, जबकि जो हमारे पास सल्फाइड अयस्क होते हैं वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से और जो कॉपर होता है वह कॉपर मैट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी अयस्क को, चाहे वह अपने हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में हो, कार्बोनेट के रूप में हो या सल्फाइड के रूप में हो, उन्हें उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में परिवर्तित होने के पश्चात उनका अपचयन करना, धातु में अपचयन करना काफ़ी सरल हो जाता है और यह ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों पर भी सही बैठता है। तो इसके पश्चात अब हम देखेंगे अगली प्रोसेस, और अगली प्रोसेस में हम देखेंगे कि धातुओं के ऑक्साइड का धातु में अपचयन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रोस्टिंग प्रोसेस के फलस्वरूप जो बहुत अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उसका उपयोग औद्योगिक रूप से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में कर लिया जाता है और इस तरह से हमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत ही उपयोगी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आइए एक बार हम पुनः कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, निस्तापन और भर्जन क्रिया में अंतर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें निस्तापन की क्रिया में जहाँ पर हम सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गलनांक से नीचे गर्म करते हैं, वहीं पर भर्जन क्रिया में हम सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में या लगातार ऑक्सीजन सप्लाई में हम नियमित सप्लाई में गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। निस्तापन प्रक्रिया में जो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर यह जो निस्तापन की प्रोसेस है यह हाइड्रेटेड ऑक्साइडों के लिए, कार्बोनेटों के लिए, हाइड्रोक्साइडों के लिए उपयोग में लाई जाती है, जहाँ दूसरी ओर जो भर्जन प्रोसेस होती है वह सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसकी जो क्रिया विधि है, हमने जो रासायनिक उदाहरण है ये ले सकते हैं, जैसे कि जो निस्तापन विधि है वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड के लिए, जिंक कार्बोनेट के लिए या फिर एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। उसी तरह से भर्जन क्रिया में हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लेड सल्फाइड के लिए, जिंक सल्फाइड के लिए या आयरन सल्फाइड के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये कि जो टिन स्टोन होता है SnO2 या जिसे हम कैसिटोराइट कहते हैं, यह एक ऑक्साइड अयस्क है, लेकिन इसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें अशुद्धि के तौर पर बहुत अधिक मात्रा में सल्फर उपस्थित होती है और इसीलिए इसके लिए हम ऑक्साइड अयस्क होते हुए भी हम इसका निस्तापन न करके इसका भर्जन करते हैं और साथ ही क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में कर लिया जाता है। इस तरह से हम देखें कि चाहे निस्तापन प्रोसेस हो या फिर भर्जन प्रोसेस हो, इन दोनों के फलस्वरूप ऑक्साइड में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, क्योंकि जो
उच्च ताप पर इन्हें गर्म किया जाता है तो जो भी वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, चाहे वो सल्फर हो, फास्फोरस हो या आर्सेनिक हो, या ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑक्साइड, जो भी आपका अयस्क होता है वह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ चूँकि अंदर से सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो जो अयस्क की संरचना होती है वो छिद्रयुक्त या पोरस हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब संरचना पोरस हो जाती है तो उसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से आगे की जो प्रक्रम है, प्रोसेस होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी सक्रियता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि निस्तापन और भर्जन के फलस्वरूप अयस्क में से काफ़ी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तथा अयस्क अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद हम जो द्वितीय पद है सांद्रित अयस्क का धातु में अपचयन, इसके दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम करेंगे ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करने के लिए हम किसी भी अपचायक का उपयोग करते हैं। इसके लिए प्रायः कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही अच्छी अपचायक होती हैं, इसका उपयोग करते हैं, या फिर हम किसी ऐसी धातु का भी उपयोग करते हैं जो कि अयस्क में उपस्थित धातु से अधिक सक्रिय हो तथा उसे धातु में अपचयित कर सके। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनमें से कुछ धातु के ऑक्साइड तो आसानी से अपचयित हो जाते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइडों को अपचयन करने में कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए जो भी प्रोसेस होती है, जो भी धातुकर्मी प्रोसेस होते हैं, वो किस तरह से सरलतापूर्वक किए जाएं, इसमें जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत हैं हमें काफ़ी मदद करते हैं। और ख़ासकर जो ऊष्मागतिकी की जो गिब्स फ्री एनर्जी जो पद होता है, उसके आधार पर हम इस तापीय अपचयन की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं तथा सुचारू रूप से कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्वतः प्रवर्तित होने के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, डेल्टा जी है, उसका मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम कैलकुलेट कर लें कि किस प्रोसेस के लिए या अपचयन के लिए किस धातु का उपयोग करने से होने वाली प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा, उस प्रोसेस को हम अपना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर साथ ही साथ हम यह भी पता लगा सकते हैं कि जो तापीय अपचयन है वो किस ताप पर होगा तथा तापीय अपचयन के लिए कौन सी धातु अयस्क में उपस्थित धातु के सही रूप से अपचयित करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर उपयोग की जा सकती है। तो इसका निर्धारण हम ऊष्मागतिकी सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। तो धातु ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया जानने के पहले हम आइए जानते हैं धातु कर्मी प्रोसेस में उपयोग होने वाले ऊष्मागतिकी सिद्धांतों को।